गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं गुड मॉर्निंग पॉडकास्ट में। आज है 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार। तो बात करेंगे आज की सबसे बड़ी अपडेट के लिए सुबह 6 बजे तक की सुर्खियों के साथ। मराठा आंदोलन को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी घमासान मचा हुआ था, लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठा आंदोलन के जो नेता थे उनसे बात की और आंदोलन को समाप्त करने का आग्रह किया। साथ ही साथ उनसे कहा कि हम आपको ओबीसी का दर्जा देंगे। बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी अपडेट की। कोरोना मरीजों को आ रहा है हार्ट अटैक और इन चीज़ों को लेकर अब सब लोग संवेदनशील हो गए। आपको पता होगा कि गुजरात में गरबा के दौरान करीब 10 से ज़्यादा युवाओं को हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई और लगातार मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं युवाओं में हार्ट अटैक के झटके आ रहे हैं और इसका कारण कोरोना में बीमारी का वजह बताया जा रहा है। सबसे बड़ी अपडेट की बात करेंगे तो आजम खान के ट्रस्ट पर अब उत्तर प्रदेश सरकार का चाबुक चल गया है। आजम खान के जो ट्रस्ट की ज़मीन थी, अब उससे योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने यह फैसला कर लिया है कि अब ये ज़मीन वापस ली जाएगी। साथ ही साथ आजम खान की जो पार्टी दफ्तर था उसको भी अब उनसे वापस लिया जाएगा। तो पार्टी दफ्तर का क्या मामला है, आइए उस पर थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जब हम आजम खान के पार्टी दफ्तर की बात करते हैं तो 100 रुपये सालाना की लीज पर इन्होंने ये दफ्तर 30 साल के लिए लिया था। बात करते हैं पूरा विस्तार में। जब हम बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब उन्हें एक और तगड़ा झटका लगा हुआ है। शासन ने अब उनके रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा कार्यालय की लीज निरस्त कर दी है। निरस्त करने का फैसला उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लिया है और इस इमारत को माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस देने का भी निर्णय लिया गया है। अब दोनों भवनों को खाली कराया जाएगा। इस मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी, जिसकी जांच पड़ताल के बाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने शासन को रिपोर्ट भेजी थी। तोपखाना गेट के पास पहले राजकीय मुर्तजा स्कूल था, जो बाद में जौहर रोड पर राजकीय मुर्तजा इंटर कॉलेज बन गया। पुरानी स्कूल की खाली इमारत में जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय चल रहे थे, लेकिन बाद में दोनों कार्यालय भी दूसरे स्थान पर नए बन गए और अब खाली इमारत को सपा शासनकाल में आजम खान ने अपने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नाम आवंटित कर लिया। आजम खान इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी सचिव हैं। दोनों बेटे भी सदस्य हैं। इस ट्रस्ट के द्वारा ही मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और रामपुर पब्लिक स्कूलों का संचालन किया जाता है। इमारत का आवंटन 1 अगस्त 2012 को 30 साल के लिए मात्र 100 रुपये सालाना की लीज पर हुई थी। तब आजम खान नगर विकास समेत 8 विभागों के मंत्री थे और अब उत्तर प्रदेश सरकार ये जमीन वापस लेने वाली है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बात करते हैं इजरायल और हमास के युद्ध के बीच WHO ने एक चेतावनी जारी कर दी है और उसने कहा है कि अब पब्लिक को हेल्थ सर्विस की प्रॉब्लम हो रही है और ये सिस्टम खराब हो रहा है। बात करते हैं इजरायल हमास युद्ध को, जब आज 26वां दिन होने वाला है और इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये कहा कि भीड़ भाड़, बड़े पैमानों पर विस्थापन और पानी और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को नुकसान के बीच गाजा में पब्लिक हेल्थ सर्विस की तबाही की चेतावनी जारी कर दी जाती है। WHO के प्रवक्ता क्रिश्चियन लिंडीमियर ने नागरिकों की मौत की खबरों की चेतावनी दी है और यह सीधे तौर पर इजरायली बमबारी से जुड़ा हुआ है। WHO के जो प्रवक्ता हैं लिंडमीयर ने मीडिया से बात की है और उसमें कहा यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा है जो बड़े पैमाने पर विस्थापन, भीड़ भाड़, पानी और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे को नुकसान के साथ मंडरा रही है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में इजरायल द्वारा हमास द्वारा संचालित क्षेत्र पर हवाई हमले शुरू करने के बाद से 8,300 से अधिक फलस्तीन मारे गए हैं। वहीं शुरुआती दिन में हमास ने इजरायल में 1,400 लोगों को मार डाला था और 200 से अधिक को बंधक बना डाला था। WHO ने इस पर विस्तार से बातें बताई हैं। उसने कहा है कि इजरायली सेना ने पिछले हफ्ते गाजा में जमीनी कार्रवाई शुरू की थी। लिंडमीयर ने जब बता रहे थे तो उनसे मीडिया कर्मियों ने जब पूछा कि क्या लोग बमबारी के अलावा अन्य जटिलताओं से मर रहे हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कई कारणों से ये लोग मर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी के एक प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने सामान्य स्तर के 5% पर जल उत्पादन के साथ डिहाइड्रेशन के कारण शिशु मृत्यु दर की चेतावनी भी दी है। अब तक 940 बच्चे वहां पर लापता हो गए हैं। ये एक चौंकाने वाला मामला है। जेम्स एल्डर ने कहा कि डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों की मृत्यु एक बढ़ता खतरा है। उन्होंने कहा कि नमकीन पानी पीने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। उन्होंने कहा गाजा में लगभग 940 बच्चों के लापता होने की खबर है, जिनमें से कुछ के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि दक्षिणी गाजा में पानी की पूर्ति 30 अक्टूबर को अज्ञात कारणों से रुक गई थी।
तो इस प्रकार से गाजा के बारे में हमने जाना, इजराइल हमास के बारे में जाना, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट आपको बताते हैं कि कोरोना मरीजों को आ रहा है हार्ट अटैक का झटका। इसकी जानकारी भारत के बड़े अधिकारियों ने दी है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय से बातें निकल के आ रही हैं। आपको पता होगा कि गुजरात में गरबा के दौरान 10 से ज़्यादा युवाओं के मरने की खबर आई है, जिसमें उनके सीने में दर्द होता है और उनकी मौत हो जाती है, कहीं ऑफिस में, कहीं दुकान में, कहीं जिम में। तो ये इसका कारण कोरोना बीमारी को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से जो युवा हैं उनमें मौत हो रही है। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर के लिए। मणिपुर काफी चर्चा में रहता है और मणिपुर से एक और बड़ी अपडेट आई है। मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों की गोली लगने से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है और गोली लगने के बाद एसडीपीओ को मोरेह के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो जाती है। पुलिस ने उग्रवादियों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है। ये मामला कैसे हुआ, अगर उसकी हम बात करेंगे तो पहले ये जानते हैं कि मणिपुर में महीनों से जारी जातीय हिंसा के बीच संदिग्धों ने जब पुलिसकर्मी को गोली मारा तो वो कहां पर थे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो उप विभागीय पुलिस अधिकारी चिंगथम आनंद सीमावर्ती शहर के पूर्वी मैदान में एक नवनिर्मित हेलीपैड का निरीक्षण कर रहे थे और उसी दौरान उनके ऊपर हमला हो जाता है। बीजेपी सरकार पर यानी कि एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमला किया है और उन्होंने कहा है कि उनके फोन की टैपिंग करवाई जा रही है, यानी कि भारत सरकार पर, विपक्ष के नेताओं पर, विपक्षी दलों के मंत्रियों पर या उनके जो विचारों से, विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, उन लोगों के फ़ोन को हैक किया जा रहा है, उनके फ़ोन की टैपिंग की जा रही है, उनकी बातें सुनी जा रही हैं। और ये दावा राहुल गांधी के द्वारा किया गया है और इसका जो सोर्स है, उन्होंने एप्पल कंपनी के द्वारा ये बातें कही गई है कि एप्पल कंपनी के कुछ यूजर्स के फ़ोन टैपिंग हो रहे हैं, ऐसा मामला निकल के आया और जिसको लेकर उन्होंने ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। इसके बाद बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने कहा भाई ये मामला है तो हमारे ऊपर एफआईआर करवा दीजिए। राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी नेताओं की शिकायत सामने आने के बाद भाजपा ने इस मामले पर अपनी जो प्रतिक्रिया दी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर कहा कि इस मामले पर एप्पल कंपनी को स्पष्टीकरण देना चाहिए जिससे कि हमें पता चल सके। शिकायतकर्ताओं की अगर हम बात करें तो विपक्षी नेताओं की शिकायत सामने आने के बाद भाजपा ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसे मैंने आपको बता दिया है। इस मामले पर एनडीए सरकार ने यह बोला है कि विपक्षी दलों को हर बार आलोचना करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए और ये चीज़ें होती हैं। मामला कहां से शुरू होता है, कई नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट अलर्ट मैसेज की स्क्रीनशॉट साझा की गई थी। यानी कि अलर्ट में क्या लिखा गया था, ये एप्पल फ़ोन के मोबाइल पर आया था। अगर आपके डिवाइस के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है तो वे आपके संवेदनशील डेटा, कम्युनिकेशन या यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। एप्पल ने क्या इस पर सफाई दी है? एप्पल की अगर हम बात करेंगे तो एप्पल ने जो विपक्षी नेताओं के आरोप लगे थे उसके कुछ मिनट बाद ही एप्पल ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। कंपनी ने कहा कि हम किसी भी विशेष राज्य प्रायोजित की सूचना नहीं देते हैं। यह संभव है कि कुछ एप्पल खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती हैं या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाता है। कंपनी ने आगे कहा कि संभव है कि ये मैसेज एक फॉल्स अलार्म हो जो इन खतरों की गलत जानकारी दे रहा हो। हमारे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिर किस वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। एक स्कैम हुआ था जिसका नाम था स्किल डेवलपमेंट स्कैम। इसमें चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया था। अब उनको जमानत पर छोड़ दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दे दी है। उन्हें 24 नवंबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट मुख्य जमानत याचिका पर 10 नवंबर को बहस करने वाली है, यानी कि इनको पूरी तरह से जमानत नहीं मिली है और इस पे होगी। इनकी गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को राज्य के कौशल विकास निगम से जुड़े कथित 371 करोड़ रुपए के घोटाले के सिलसिले में 10 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। तब से यह राजमुंदरी सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में थे। इनके पास अवैध लाइसेंस मामले में भी आरोप लगाया गया है। आपराधिक जांच विभाग द्वारा चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी ने प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल को जन्म दिया था। साथ ही टीडीपी समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आई थी। नायडू को अपने शासनकाल में शराब कंपनियों को कथित तौर पर अवैध लाइसेंस देने के मामले में आरोपी बनाया गया था। विशेष अदालत में लगाई थी गुहार और अब जाके इनको जमानत मिली है, लेकिन वो भी खुद से जब वो सरेंडर करने वाले हैं तब।
की एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। मथुरा में एक महिला की मृत्यु हो गई थी और शमशान घाट पर महिला के शरीर में हलचल होने पर स्वजन जीवित होने की आशंका पर अस्पताल लेकर गए। महिला की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में दिखाया था, जहां से जयपुर के लिए रेफर किया गया था। रविवार रात में चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद स्वजन मथुरा में अंतिम संस्कार के लिए लाए थे। महिला का शरीर न तो अकड़ा था और न ही गर्म था। लोगों को इसके जीवित होने का अंदेशा हुआ तो शमशान घाट से सीधे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने दोबारा इनको मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद फिर शमशान में लाकर इन्होंने अंतिम संस्कार किया। यानी कि एक तरह से आशंकाओं का दौर चलता रहा, एक बार शमशान घाट, दोबारा अस्पताल, और इस प्रकार लास्ट में महिला को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो शुरू में ऐसा लगता है कि कोई आश्चर्य होने वाला है, लेकिन कोई आश्चर्य होता नहीं है। तो चलिए बस आज के लिए ही इतना ही, और फिर मिलते हैं कल गुड मॉर्निंग पॉडकास्ट में 2 नवंबर 2023 को, दिन गुरुवार के। तो उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।